तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और पिछले क्लास में हमने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश जिसका नाम था गुलाम वंश। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है ये हम कुल 5 वंश और 32 सुल्तान आते हैं जिनको हमें देखना है। इसी क्रम में आज हम जिस वंश का अध्ययन करने जा रहे हैं उस वंश का नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो काल है ये रहा 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश में अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश में बेसिकली जो है ये हमें 4 शासकों को देखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुलाम वंश के संस्थापक जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे जो है ये है इल्तुतमिश जिनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीसरी जो है ये एक मुस्लिम शासिका थी जिनका नाम था रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान। इस रज़िया जो सुल्तान है, इस रज़िया सुल्तान के बारे में हम स्पेशल देखेंगे क्योंकि ये पहली भारत की महिला मुस्लिम शासिका थी। और चौथे जो है ये है बलबन। तो ये 4 सुल्तान हम देखेंगे गुलाम वंश में, और उसके बाद फिर आगे खिलजी वंश, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इनका काल 1206 से 1210 तक रहा। 1206 में ये दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान बनते हैं, दिल्ली सल्तनत के, और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे पहला चीज़ है कि ये जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? तो चूंकि गुलाम वंश की स्थापना एक गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और साथ ही इस वंश में जितने भी शासक होंगे वो सब गुलाम होंगे, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या गुलाम वंश का अगर आपको संस्थापक पूछा जाए तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के आरंभिक जीवन के बारे में। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली एक गुलाम थे। ये गोरी के गुलाम थे, ये आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि गोरी से पहले ये निशापुर के काजी के गुलाम थे। निशापुर के काजी के गुलाम थे और निशापुर के काजी से इसको गोरी ने खरीद लिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है गोरी के जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनके गुलाम बनने की। पुराने समय में जो है जिस तरह जानवरों के बाज़ार लगते हैं, इसी तरह से पुराने समय में गुलामों के बाज़ार लगा करते थे, और वहाँ से लोग जो है ये अपनी आवश्यकता अनुसार गुलामों को खरीदते थे। बेसिकली जो होते थे ये युद्ध में जो हार जाते थे या युद्ध बंदी होते थे, इनको गुलामों के रूप में बेच दिया जाता था। ठीक है, तो बाज़ार सजा हुआ था निशापुर में या गजनी में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी बिकने के लिए थे। सुबह से शाम हो गई। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कद काठी के बहुत मजबूत नहीं दिखते थे और ना ही बहुत सुंदर थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी ने भी नहीं खरीदा। लास्ट में जब निशापुर के काजी वहाँ से गुजर रहे थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनसे गुहार लगाई कि वो उसे खरीद ले, वो उनकी अच्छी तरह से खिदमत करेंगे। तो निशापुर के काजी को उन पर दया आ जाती है और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ये खरीद लेते हैं। बाद में मोहम्मद गोरी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को देखता है, और चूँकि गोरी जो था ये एक एक सैनिक था, उसने शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य गुणों को पहचाना और उसे अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। पहले तो निशापुर के काजी से खरीदता है और गुलाम बनाता है अपना, बाद में उसके गुणों से प्रभावित होकर के उसे जो है अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। सेना के बाद में वो धीरे धीरे अपनी योग्यता के आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक का ओहदा बढ़ता जाता है और वो मोहम्मद गोरी के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक बन जाता है, और भारत अभियान में जो है गोरी के साथ भारत आता है। और जब भारत अभियान के बाद गोरी वापस अपने देश लौटता है और रास्ते में 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो उस समय में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये भारत विजित प्रदेशों का नायक बनता है और भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। तो ये हो गया इनका आरंभिक जीवन, जिससे लगभग आप लोग परिचित है। पिछले क्लास में भी मैंने इस पर बातें की थी। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, गोरी के मरने के बाद भारत में जो गोरी के साम्राज्य थे उनका उत्तराधिकारी यही बन जाता है, क्योंकि गोरी का बेसिकली कोई संतान था नहीं। इसीलिए भारत में गोरी के जीते हुए क्षेत्रों को देखभाल करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही अब उसका शासक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की उस वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। चूँकि गुलाम था इसीलिए गुलाम वंश कहा जाता है, और मामलुक वंश का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। देखिए ये मामलुक वंश जो है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मामलुक वंश, तो गुलाम वंश को ही बेसिकली मामलुक वंश कहते हैं, और मामलुक का शाब्दिक अर्थ होता है
स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। आप लोग साथ में कॉपी पेन रखिए और जो महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को नोट करते रहिए, और बाकी जो ये बोर्ड में लिखा हुआ है ये मेन बिंदुएं हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं जिनको आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार व्यक्ति था, ये हजारों लोगों को माफ़ कर देता था, जिसके कारण इन्हें इतिहास में लाख बख्श यानी कि लाखों को बख्शने वाला ये उपाधि मिली हुई है। इनकी राजधानी जो थी ये लाहौर में थी। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लेकिन इनकी राजधानी जो है ये कहाँ थी? ये थी लाहौर। इनकी राजधानी तो होनी चाहिए दिल्ली, लेकिन लाहौर थी। क्यों? तो इसके पीछे भी कारण है। गौरी जिस समय भारत आया तो उसके दरबार में दो तरह के लोग थे। एक तो था गुलाम सरदारों का समूह, है ना, जो गौरी के गुलाम थे और विश्वास पात्र थे, और दूसरा जो समूह था ये था तुर्क के अमीर। तुर्की के जो संभ्रांत लोग थे, जो ख्याति प्राप्त लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, उन्हें तुर्की के अमीर कहा जाता था। तो तुर्की के अमीर जो हैं ये गुलामों को नापसंद करते थे, और गुलाम जो है ये अमीरों को नापसंद करते थे। गौरी के समय में ही ये अमीर और गुलामों के बीच में टेंशन चलता रहता था। गुलाम जो थे इनका वर्चस्व लाहौर वाले क्षेत्रों में था, और दिल्ली वाले क्षेत्र जो थे इसमें तुर्की के अमीरों का वर्चस्व था। इसीलिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, अपने गुलाम वंश की नींव डाली, तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली को राजधानी बनाने का मतलब है अमीरों से पंगा लेना, और वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं था कि इनसे पंगा ले सके या इनसे टेंशन ले सके। इसीलिए उसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाए रखा। इसके ठीक बाद में देखेंगे जब इल्तुतमिश आएगा तो इल्तुतमिश एक शक्तिशाली शासक होगा, और वो तुर्की के अमीरों का दमन करके दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली लाएगा। ये हम अगले बार बात करेंगे। तो फिलहाल ये याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी ये लाहौर थी। परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर क्यों थी। देखिए, किसी भी चीज़ के जब हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ऐसा क्यों था, तो उसको याद रखना आसान होता है, ना कि सिर्फ रट्टा मारने से। अगर रट्टा मारेंगे तो 2-4 दिन याद रहता है और परीक्षा के आते आते फिर कन्फ्यूजन होने लगता है, ये वो बातें हैं। तो इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, रट्टा मार टेक्निक पर थोड़ा सा कम फोकस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना था। साम्राज्य तो स्थापित हो गया, लेकिन साम्राज्य को मजबूत करना है। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के तरफ चारों तरफ से समस्याएं थी। चूँकि गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए जो गौरी के बाकी जो सिपहसालार थे वो भी भारत पर अधिकार करने के लिए अपनी नज़रें जमाए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में गौरी को अपने साम्राज्य की सुरक्षा करनी थी। विशेष करके जो गौर प्रांत था, गौरी का मूल प्रदेश, उधर गौरी का भतीजा शासन देख रहा था, वो भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। दूसरे साइड में अगर बात करते हैं तो जो गजनी था, गजनी में गौरी का एक और सूबेदार था जिसका नाम था ताजुद्दीन यालदौज। इसी तरह सिंध में गौरी का एक और सिपहसालार था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कबाचा। इन सभी की नज़रें जो थी ये नवोदित दिल्ली सल्तनत पर थी, और ये चाहते थे कि किसी तरह से हम दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर ले। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था कि सैनिक ताकत के बल पर वो इनका दमन कर सके। तो उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक चालाकी से कूटनीतिक प्रयास के द्वारा जो है अपने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा की। इसने क्या किया, वैवाहिक संबंधों के द्वारा, यानी कि शादी ब्याह के रिलेशन के द्वारा इसने आसपास के जो आक्रमण करने वाले शासक थे उनके साथ इसने अपने संबंधों को मजबूत बनाया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के सूबेदार ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से निकाह कर लिया। जब इसने ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से निकाह कर लिया तो गजनी के साइड से ये जो है ये सेफ हो गया कि अब गजनी के साइड से आक्रमण नहीं होगा, और गजनी के पास में ही गौर था, यानी गौर और गजनी से इसकी सीमाएं जो है ये सुरक्षित हो गई। दूसरी तरफ जो सिंध का सूबेदार था सिंध का सूबेदार था नासिरुद्दीन कबाचा। सिंध के सूबेदार नासिरुद्दीन कबाचा के साथ इसने अपनी बहन का निकाह कर दिया। अब ये सिंध का जो कबाचा था ये भी क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार हो गया। यानी कि अब गौर के तरफ से, गजनी के तरफ से और सिंध के तरफ से दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण का खतरा जो है ये टल गया। इस तरह बिना युद्ध किए ही उसने अपने साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित कर लिया। अब भारत के भीतर एक समस्या थी, और वो समस्या थी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की।
गौरी जब भारत आया था तो उसके दो सेनापति थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर और दिल्ली के प्रदेश को देखता था, और दूसरा सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसको हम लोग बख्तियार खिलजी के नाम से भी जानते हैं। ये वही बख्तियार खिलजी है। अच्छा पहले बता दूं, ये बख्तियार खिलजी जो है ये देखता था बिहार और बंगाल के क्षेत्र को, ठीक है। वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करता कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस या नष्ट करने वाला यही बख्तियार खिलजी था। अब एक जो सेनापति है ये शासक बन जा रहा है, तो दूसरा सेनापति उसके मन में भी महत्वाकांक्षा जागेगी और वो भी इसके लिए प्रयास करेगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही कूटनीतिक प्रयास से उसे भी अपने अधीन कर लिया और उसे यानी कि बख्तियार खिलजी को सेनापति का पद देकर के संतुष्ट रखा। और जब तक गुलाम वंश का शासन चलेगा, खिलजी वंश के लोग जो हैं ये सेनापति के रूप में ही काम करेंगे। और ठीक हम लोग देखेंगे कि जब गुलाम वंश का पतन होगा, गुलाम वंश के शासक कमज़ोर होंगे, तो यही खिलजी यानी बख्तियार खिलजी के वंशज जो होंगे ये दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करेंगे और एक नए वंश की नींव पड़ेगी जिसको हम खिलजी वंश के नाम से जानेंगे। तो इसे आप याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी को। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों पर, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सबसे पहला निर्माण कार्य किया ये था कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार उनमें से कुतुब मीनार की एक मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवा पाया और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे। और किसने पूर्ण करवाया, तो इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। आगे कुछ और फैक्ट्स होंगे जो मैं आपको जोड़ दूंगा तुगलक काल में, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी याद में करवाया, तो इन्होंने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया, तो बात ऐसी नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसके अलावे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया है, ठीक है। इन्होंने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसमें से पहली मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये अजमेर में स्थित है। और दूसरी मस्जिद जो इन्होंने बनवाई उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। वास्तव में अगर हम बात करते हैं तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कोई मस्जिद नहीं थी। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये अजमेर में स्थित एक विद्यालय था, जिसका निर्माण चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया है। अब इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है ये स्वाभाविक नहीं रही। इनकी मृत्यु जो है ये आकस्मिक एक्सीडेंटल इनका डेथ हो गया। इनकी मृत्यु 1210 में राजधानी लाहौर में हुई। लाहौर में ये घोड़े पर बैठ करके चौगान, जो आधुनिक पोलो की तरह एक खेल होता है, ये पोलो खेल रहे थे या चौगान खेल रहे थे। इसी क्रम में घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। चौगान जो है ये पोलो की तरह खेल है जिसमें लोग घोड़े पर बैठते हैं और किसी जानवर को मार करके फेंक दिया जाता है और उसे भाले से उठा करके जो लेकर पहले पहुंचेगा तो वो विजेता होता है। कुछ इस तरह का खेल है चौगान। तो ये चौगान खेल रहे थे और चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। जीके में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसे अलग से फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो पोलो खेल होता है इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर जीके में कभी आ जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठते हैं उनके पुत्र, जिसका नाम होता है आराम शाह। ये महज कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठते हैं। ये एक अयोग्य सुल्तान थे। इनके शासनकाल में राज्य की स्थिति काफ़ी खराब हो रही थी और इस स्थिति को देखते हुए
गजनी से यालदौज और सिंध से कबाचा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने का स्वप्न देखने लगते हैं और इन्होंने आराम शाह को सुल्तान के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत के जो दरबारी थे, इन दिल्ली सल्तनत के दरबारियों ने इल्तुतमिश को बुलाया। इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद थे। तो दिल्ली सल्तनत के दरबारियों ने इल्तुतमिश के पास संदेश भेजा कि सल्तनत की स्थिति खराब है और आराम शाह अयोग्य है। तो इसका सकारात्मक प्रत्युत्तर देते हुए जो इल्तुतमिश है, ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है, लाहौर पर आक्रमण करता है, आराम शाह को पराजित करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यही इल्तुतमिश है जो दिल्ली सल्तनत को वास्तविक सुदृढ़ता, वास्तविक मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए इन इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत को जो है बाहरी आक्रमणों से बचाया और इसकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए। लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र गद्दी पर बैठते हैं कुछ समय के लिए, जो गद्दी के लायक नहीं थे, तो उनको गद्दी से हटा करके उसकी जगह पर इसी का गुलाम और दामाद जो इल्तुतमिश था वो गद्दी पर बैठता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए और इल्तुतमिश ने किस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है इसको वास्तविक शक्ति प्रदान की, वास्तविक सुदृढ़ किया, जिसके कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इल्तुतमिश के साथ में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।